नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में और प्रयागराज में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा 52 से संभावित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एलएस ओझा सर। तो आइए बात करते हैं सीधे एलएस ओझा से कि किस तरीके से वो रणनीतियां बना रहे हैं इंडिया अलायंस को टैकल करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विजन दिया है कि अब की बार 400 पार। तो प्रयागराज किस तरीके से उस 400 पार के विजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोक टीवी में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी कुछ बैकग्राउंड के बारे में, किस तरीके से आप पॉलिटिक्स में आए, कौन आपके लिए इंस्पिरेशन है पॉलिटिक्स, या कुछ कैसे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए? क्योंकि आप बेसिकली मैं एक चिकित्सक था, मैं एक नाक कान गले का ईएनटी सर्जन हूँ और मैं अपने स्पेशलिटी में ऑल इंडिया रनर सोसाइटी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। वर्ल्ड आईफास में भी मैं गया हूँ, सार्क ईएनटी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन सब में मैं रहा हूँ और मैं जो हम लोग की स्पेशलिटी का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, उसको भी मैंने 2 बार कराया हुआ है और उसको प्रयागराज में ही करने की प्रयास की है। मैं सदैव से हमेशा ये इस प्रयास में रहा हूँ कि प्रयागराज भारत नहीं पूरे वर्ल्ड मैप पे आवे, क्योंकि प्रयागराज तीर्थराज कहा जाता था कि तीर्थराज होता है। और चूंकि इस यहाँ के धरती ने ही हमारे से एक साधारण व्यक्ति को एक अच्छा डॉक्टर बनाया, सम्मानित डॉक्टर बनाया, तो हमारा इस धरती के प्रति कुछ ऋण है। उस ऋण को उतारने के लिए मैं यहाँ के इस धरती को प्रणाम करता हूँ और अपने उस ऋण को उतारने का कुछ दायित्व करने का प्रयास करता हूँ। मैं सदैव से इस प्रयास में रहा हूँ कि मैं चूँकि देखा हूँ कि वस्तुतः अभी भी जो समाज के निचले तबके पे हैं और ज़्यादातर जो बीच के लोग हैं जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है, उनकी भी बहुत बड़ी परेशानियां हैं इस जीवन में। तो वो सभी लोगों को कैसे एक रिलीफ दिया जाए, उनको कैसे उनकी हेल्प की जाए, इसीलिए मैं एक मेडिकल कॉलेज में होते हुए भी मैं एक साधारण प्रैक्टिस करने का मैंने विचार बनाया। और मैं अपने शुरुआती दौर में एक बहुत ही सामान्य, मतलब मैं 80 के दौर में मैं 2 रुपया में देख लेता था, दवा भी दे देता था। लोग बल्कि ताजुब करते, डॉक्टर साहब खाली 2 रुपया देना है। हाँ, और मैं एक दिन में काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घर जाके देखता था, इसलिए उस दौरान में इलाहाबाद में बहुत ही कम अस्पताल थे। स्वरूप रानी था, कॉलविन था, बेली था, को यही 3 प्रमुख अस्पताल थे। तो हम लोगों को घर जाके मरीजों को भी देखना पड़ता था, तो भी हम देखते थे। और एक पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद हम घर पे जाने की कोई फीस नहीं लेते थे, फ्री देखते थे सभी को। बड़ी संख्या में रोजाना मरीज देखते थे और एक दिन में हम लोग 16 17 घंटे काम करते थे। तो मेरे जीवन का उन मिडिल क्लास है जो गरीब लोगों का जो मुझे एक सम्मान मिला, उनका आशीर्वाद मिला, वो मेरे जीवन का एक बहुत ही अमूल्य निधि है। और वो मेरे जीवन का एक ऐसा प्रमुख तत्व है जिसने मेरे जीवन में ऊर्जा भरी और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज आपकी पहचान प्रयागराज में एक डॉक्टर के अपार्ट सक्रिय पॉलिटिशियन के रूप में भी है और भारतीय जनता पार्टी को आप ज्वाइन कर लिए। तो पॉलिटिक्स में आने का आपका क्या विजन था, और अगर आप पॉलिटिक्स में आए भी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। कुछ चीज़ें हैं जो आदमी के तन में, मन में और आपके खून में रचा बसा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बाद में नाम ये उपकरण हुआ है, संघ से या विहिप से या अभी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। इन सबसे में हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं और हम लोग हमेशा से इनके साथ में हमेशा, हमें तो वो दिन भी याद है जब शुरुआती दौर में ये होता था कि अरे भाई ये लोग क्या परेशानी है, मैं डॉक्टर होने के नाते कि भाई वो लोग मिशन बंद हो गए, इधर है उधर है, तो हम लोग जाके फ्री दवा, कुछ आर्थिक मदद, सब चीज़ उस जमाने से करते आए हैं। जब राम मंदिर का ही मुद्दा चला तो मुझे वो याद है कि माननीय उषा जी, जो माननीय अशोक सिंघल जी की बहन थी, उनके पैर में फ्रैक्चर था, वो रात में हमारे यहाँ आई और उन्होंने कहा कि बहुत से आ गए। तुरंत हमारे घर के बगल में ही माननीय सिंघल जी रहते थे, पास में ही रहते थे। तो हम लोगों ने मदद की और
कितने सैकड़ों लोगों को सब विद्यालयों में टिकाया गया, भोजन व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, बहुत लोग भर्ती करना पड़ा। और उस दरमियान तो बहुत ऐसा भी हुआ कि मतलब सैकड़ों लोगों के हमने घर जाने का टिकट कराया वापसी में। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किए, वो हमारे मन की एक पद्धति है। तो हम लोग हमेशा से एक अच्छे विचार, स्वस्थ विचार, एक सद्भाव और आमजन की मदद वाले व्यक्ति है। हमने कुछ ज्वाइन नहीं किया है, ये मेरा एक मानसिक एक स्तर है। हम लोग मानसिक रूप से उस ढंग से पले बढ़े हैं। तो इस बार आपको प्रयागराज में संभावनाएं क्या दिख रही हैं, क्योंकि आप तो प्रयागराज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रयागराज को कैसे डेवलप बनाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वी विल डेवलप इंडिया लाइक एट द रेट 2047, उसमें प्रयागराज का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? भाई देखिए, हर स्थान का, हर व्यक्ति का जो माननीय मोदी जी का एक विकसित भारत की जो विजन है, उसमें हर स्थान का, हर व्यक्ति का अपना एक सहयोग चाहिए। और बिना सबके सहयोग से हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो सबसे आवश्यक बात है उसमें कि जो भी हमारी मोदी जी की जो उनके जो इस विकास की यात्रा है, वो बड़ी अच्छी यात्रा है। और उनके विचार तो बड़े ही पैने विचार वाले व्यक्तित्व है। और हम तो माननीय मोदी जी को या अपने उनके साथ में माननीय अमित शाह जी हैं या योगी जी हैं, ये लोग बड़े अच्छे विचारों वाले लोग हैं। उनके जो विचार हैं वो बड़े ही आम जन के लिए और देश के लिए बड़े अच्छे हैं। तो प्रयागराज किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा उस विजन में? प्रयागराज में आपको कौन कौन सी संभावनाएं दिखती हैं जिसको आप सांसद बनने के बाद उन पे फोकस करेंगे? देखिए, सांसद तो एक इलाके का सांसद होता है, तो वो उस इलाके के बारे में उसको सोचना चाहिए देश के साथ साथ में। तो जो एक विकसित भारत यात्रा है, अभी जो माननीय मोदी जी ने चलाया हुआ है, ये वस्तुतः यात्रा उनके द्वारा चलाए गए जो विभिन्न इस तरह के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के सही ढंग से उसका वो कार्य हो और वो उन हर व्यक्ति तक वो विचार पहुंचे। ये विकास यात्रा उसी का एक प्रस्तुतिकरण है और समन्वय है, ताकि हर लोग उस विचारों को जाने। क्या क्या बहुत तरह की जो उनकी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को कैसे वो लोग जाने और कैसे उसमें वो लोग अपने को आजकल आप क्षेत्र में भी घूमा कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैं तो क्षेत्र में जो टहल रहा हूँ, मैं तो एक बेसिक चिकित्सक के रूप में मैं टहल रहा था और मैं बड़े ही एक न्यूनतम के ढंग से जीवन जिया हूँ। मैंने अपनी कभी भी प्राथमिकताओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी। मेरी प्राथमिकता हमेशा आमजन रहे हैं। तो मैं पूरा जीवन एक बड़े ही साधारण या निम्न ढंग से मैंने बिताया। तो उस दरमियान में मुझे आर्थिक भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो लेकिन अब मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ, अभी तक तो लोग मेरे पास आते थे और मैं सदैव में लोगों से जुड़ता रहता था, तो लोगों की बड़ी अच्छी भावना मेरे को मिलती थी। अब मैं उनके घर घर जा रहा हूँ और अभी पिछले 6-7 महीनों में तो पूरे क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, और मैं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई घर नहीं होगा जहां मैं नहीं गया इस दरमियान में। और उस दरमियान में लोगों का जो उत्साह और सम्मान मेरे को देखने को मिला, उससे मैं महसूस करता हूं मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं इतना लोगों का प्रेम और इतना लोगों का उत्साह अपने साथ पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये जीवन की मेरी सार्थकता हो गई। लेकिन उस उत्साह को और उस प्रेम को मैं एक राष्ट्र प्रेम के रूप में, राष्ट्र हित के रूप में और हमारे मोदी जी की विकसित भावना या जो विकसित भारत है उसके तहत मोड़ना चाहता हूँ। यही मेरा योगदान होगा अगर मुझे मौका मिला तो प्रयागराज में बहुत सारी संभावनाएं। देखिए, सब लोग हर स्थान की जो संभावनाओं की अगर बात करते हैं तो जीवन के लिए सबसे पहली संभावना होता है स्वास्थ्य। व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तभी जीवन रहेगा। तो उसके लिए स्वास्थ्य से संबंधी जो बहुत सी चीजें हैं, एक सुंदर अस्पताल, एक
स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अब तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से आयाम हो गए हैं। पहले उनके बारे में उचित जानकारी, स्वास्थ्य से संबंधित जो उससे संबंधित सुविधाएं, हाँ, और उन सुविधाओं, जैसे अस्पताल है तो अस्पताल में डॉक्टर हो, अस्पताल में दवाइयाँ हो, अस्पताल सुलभ हो, 24 घंटा उपलब्ध हो, आमजन के लिए उपलब्ध हो, और उनके जो सीमित साधन है उसके हिसाब से उपलब्ध हो, ऐसा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। स्वस्थ रहेगा आदमी तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ शरीर के साथ साथ में अगल बगल का वातावरण और पर्यावरण को स्वस्थ होना चाहिए। तो दूसरी प्राथमिकता मेरी होगी कि स्वस्थ पर्यावरण की व्यवस्था, जो उस इलाके में जो भी व्यवस्थाएं हों। पर्यावरणीय पर्यटक स्थल विकसित करने की भी संभावना है प्रयागराज में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। पर्यटक स्थल तो अनादिकाल से है, ये तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज बोला जाता था। तो पर्यटन का तो ये सर्वोच्च स्थान है। यहाँ पे तो पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व से लोग आते थे, और यहाँ की जो भी चीजें रही हैं वो अद्वितीय रही हैं। चाहे वो आप आस्था और धर्म के मामले में ले लीजिए, संगम है यहाँ का, जो माँ गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती का जो इस तरह का ये मिलन का स्थल है, जिसको लोग बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब और संगम, ये तो बहुत ही यहाँ का द्वितीय स्थान है। उसके साथ में अक्षयवट है, यहाँ पे महर्षि भारद्वाज जी का भी आश्रम है, जो कि ऐसा कहा जाता था कि एक जमाने में महर्षि भारद्वाज के यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे, शिष्य आते थे। और इनके उस जमाने में महर्षि भारद्वाज जी जो पुष्पक विमान वगैरह था उसकी संरचना इन्हीं के उसमें थी। बल्कि बीच में ये भी बातें आई थी कि जो पुष्पक विमान से इनसे संबंधित बहुत से जो ग्रंथ थे वो सब चीजें भी उपलब्ध थी, लेकिन वो समय के प्रवाह में वो चीजें कहीं एक बार चीन तरफ चली गई थी, जिनसे फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आई, फिर वहां से वो सब चीजें अभी अपने इसरो में भी पहुंची है। तो इस तरह से ये बहुत ही है। बल्कि वहाँ के लिए मैंने भी पिछले बार जब महाकुंभ हुआ था तो मार्गदर्शक मंडल बैठक में मैं भी था, और पूछा गया भाई कुछ दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना बताइए, कुछ विचार हो। तो मैंने एक बात कहा था, दिव्य भव्य कुंभ की बात करते हैं तो महर्षि भारद्वाज और प्रयाग दोनों एक पर्यायवाची के रूप में विशेष इस्तेमाल हुए हैं। दिव्य और भव्य कुंभ के साथ में महर्षि भारद्वाज की भव्य मूर्ति लगाई जाए। बल्कि माननीय योगी जी थे, उन्होंने तुरंत कहा जी वो ठीक बात बोल रहे, और रात में ही उन्होंने पूरा किया। और सुबह मुझे बोला कि आपकी बात मैंने मान लिया है, 15 दिन में मूर्ति लग जाएगी, वो लग गया। तो ये दिव्यता एक दे रहा है, प्रयाग के लिए भव्यता दे रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर विचार की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि का भी यहाँ पे टोंस नदी और गंगा के जगह पे उनका आश्रम था। अच्छा, इस बार तो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार, तो प्रयागराज में आप विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए हम कामना करते हैं कि एक सबल और अच्छा विपक्ष रहे, क्योंकि कोई भी पार्टी के बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन मुझे तो विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। विपक्ष तो बिल्कुल छितराया हुआ है। चाहे उनकी आप एक भौतिक विपक्ष की बात करें तो, और एक मानसिक और विचारों वाले विपक्ष की बात करें तो किसी रूप से सामने नहीं। वैचारिक मतभेद है। हाँ, पूरी तरह से वैचारिक मतभेद है, और पूरी तरह से नाम के लिए ये इंडिया बनाए हुए हैं। लेकिन इंडिया तो अच्छा रख दिया है। हाँ, इंडिया तो एक ऐसा शब्द है जो अपने नाम में बहुत भव्य है, लेकिन उस भव्य नाम के पीछे पूरा खोखलापन है। कोई आपसी इनमें समझौता नहीं है, कोई आपसी विचार नहीं है, कोई इनमें एकता नहीं है। तो विपक्ष कैसा है? कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। अगर आप बात को कंक्लूड करने की ओर ले जाएं तो प्रयाग वासियों से क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं प्रयाग वासियों का एक सेवक रहा हूँ, और आज से नहीं, पिछले 3-4 दशकों से हूँ। मैं बड़े ही ईमानदार मन से उनके अच्छे भविष्य के, अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छे भौतिक स्थितियों की कामना की है।
और मैं आज भी मैं उसी का पक्षधर हूँ। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ तो माँ गंगा मैया मुझे अगर मौका देंगे तो मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में प्रयाग इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की सेवा एक ईमानदार तरीके से जमीनी तौर पे करूँगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र है इसकी बहुत सी आवश्यकताएं हैं और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से जमीनी तौर पे वर्क किया जा सकता है, जुड़ा जाना चाहिए और सबके सहयोग से एक अच्छे तीर्थराज प्रयाग की जो परिकल्पना है उसको साकार करने की बात मैं सोचूंगा। ये थे हमारे साथ प्रयागराज से डॉक्टर एल.एस. ओझा, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के विजन और प्रयागराज किस तरीके से उस विजन में कंट्रीब्यूट किया, इन बातों पर प्रखरतापूर्वक अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की विभिन्न खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ लोक टीवी।